और 17% उनके पास रिसोर्सेज आए, 19% पॉपुलेशन आई, पर 33% आर्मी आई, क्योंकि जो नॉर्थ का जो था हेड, वो रावलपिंडी था। हम्म। अब राजीव जी, आर्मी तो आ गई, अब आइन तो बना नहीं इतने साल, अब क्या किया जाए, अब दुश्मन खड़ा किया जाए, क्योंकि वो जर्नैल जो मजे लूटते हैं वो कैसे करेंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो, हिंदू और मुसलमान की पहले तो बोगी नहीं चल रही थी, तो फिर चलाते हैं। तो 47 में भी चलाई और 2025 में भी आसिम मुनीर साहब वही बोगी चला रहे हैं, क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि हम हिंदुस्तान को कैसे नीचे लाएं। अब क्योंकि जब उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो पहले पंजाब तकसीम हुआ और बांग्लादेश हुआ। अब पंजाब 65% उनके पास चला गया, 35% हमारे पास आ गया। अब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हम्म। लैंग्वेज पंजाबी कॉमन है। हम्म। हालांकि मैं भी पंजाबी हूं, पर मुझे बड़ी शर्म आती है कि वो पाकिस्तान की जो पंजाबी आर्मी है, वो एक दहशतगर्द हैं सिर्फ जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। तो वो बार 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 कोशिश करते हैं बांग्लादेश का बदला लेने के लिए कि हम हिंदुस्तान के अंदर कैसे घुसे, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ें। और सबसे पहले उनका जो सॉफ्ट टारगेट है वो पंजाबी आते हैं, क्योंकि हमारी एक तो जबान कॉमन है और उसके बाद हमारे गुरुओं की जो धरती है वो वहां पे, तो हमें वहां जाना पड़ता है। आपने देखा होगा हम्म। कि कल भी इन्होंने हरियाणा में और पंजाब में इन्होंने पकड़े हैं। जो हमने जो ये पाकिस्तानी एम्बेसी जिनसे इंफॉर्मेशन लेती थी, उसमें आप देखिए कि वो 8-9 लोगों में से एक सिवाय यूपी का छोड़ के सारे पंजाब हरियाणा के, क्योंकि पहले तो ये एग्जैक्टली। सारा पंजाब ही था दिल्ली तक। हम्म। तो पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से हम सिखों को हिंदुस्तान से अलहदा करें, पर उनको पता नहीं कि ये हमारी धरती है। सिखों के आप अलहदा तो छोड़ो, उस चक्कर में हम आपको पहले बांग्लादेश तोड़ा, उसके बाद हम दोबारा तोड़ देंगे, क्योंकि सिख हिंदुस्तान की स्वॉर्ड आर्म है। एकदम आप अगर सही कह सिखों रहे की हैं। पॉपुलेशन शायद अगर दो अगर परसेंट आप से अपनी कम बात होगी, पर पूरी कीजिएगा। अगर जितना मैं जानता हूं तो गुरुओं ने सिखों को लाया ही इसलिए था कि वो यहां की रक्षा कर सके। गुरुओं ने उन लड़ाकों को दिया है इस धरती को जो कि इसकी रक्षा के लिए। और आज भी एसवीपी सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो रक्षा ही कर रहे हैं इस भारत की। सुरेंद्र जी, देखिए, एक पाकिस्तान को यह समझ नहीं आई कि हमारे गुरुओं ने अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना सिर वार दिया सिर्फ धर्म की खातिर और अपनी मातृभूमि की खातिर। अब 87% तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो फिर ये बाहर तिनका मारते हैं। पन्नू जैसे 2% के लोग जो कहीं से भी सरदार नहीं है, उनके थ्रू ये के नैरेटिव बिल्ड करते हैं। मैं तो इनको इतनी भी तवज्जो और तवक्को नहीं देता कि मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं ये के एलिमेंट है जो सिर्फ फ्रॉड है, जो इमिग्रेशन का धंधा करते हैं और सिखिज्म के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड मुल्क है। 77 सालों में सिर्फ 7 साल हैं जिसमें पाकिस्तान ने प्रॉफिट कमाया है, बाकी सारा वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर चला है। दुनिया में शायद एक पहला मुल्क होगा जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेके लड़ना चाहता है। मतलब आपने सुना होगा, लोग घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां की आर्मी एक साल में $26.5 बिलियन का प्रॉफिट बनाती है। मतलब घर, वो डिफेंस हाउसिंग में भी है, वो व्यापार में भी है, वो हर तरीके के काम करती हैं। और 77 साल में 35 साल तो उन्होंने आर्मी ने चलाया है। तो वो चाहता है कि वो किसी तरीके से सिखों को छेड़े, जो कि उन्होंने पहले भी कोशिश की और पंजाब ने बहुत बड़ी कीमत दी। वो चाहता है, उनको पता है कि सिख जो है वो हिंदुस्तान की बाजू हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी सामने खड़े रहे। सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी भी, अगर पार्टीशन के टाइम पे, वो तो सिखों ने दी, क्योंकि पंजाब तकसीम हुआ था। तो पाकिस्तान बार बार चाहता है, और मैं एक बात आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि वो समझ नहीं रहा है। अभी पीछे जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस गया तो सारे जर्नलिस्ट ने बोला कि वहां पे रूसी हार गए, इंग्लैंड हार गया, अमेरिका हार गया, अफगानियों को कोई कॉन्कर नहीं कर पाया। महाराजा रणजीत सिंह ने वहां राज किया था। तो हम उस फौजी गुरु के बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे देंगे। पाकिस्तान जैसे तो आए हैं, अब मेरी बात लिख लीजिएगा,
कुछ सालों की बात है, इसके भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। थैंक यू राजीव जी। जी, आपने कहा कुछ सालों बाद 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं मेजर जनरल एसवीपी सिंह आपका ही रुख करना चाहूंगा। मेरे दर्शक समझना चाहेंगे, खुलासा अब हो रहा है कि हरमंदिर साहब को टारगेट पाकिस्तान ने करने की भरपूर कोशिश की। वो तो भला हुआ इंडियन डिफेंस सिस्टम का कि हरमंदिर साहब पर कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं गिरा, और ये चीजें उसी रूप में उसी शान के साथ वहां पर मौजूद रहीं। लेकिन हरमंदिर साहब जैसे किसी पवित्र जगह की अगर सिक्योरिटी ऐसे हालात में आर्मी को करनी पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है। आर्मी कैसे तय करती है कि किसको क्या लगाना है, कैसे आर्मी ने सब कुछ किया होगा? अब हो चुका है तो मेरे दर्शक आपसे समझना चाहेंगे। देखिए राजीव जी, ऐसे है कि फौज अपनी एप्रिसिएशन करती है पूरी कि कौन से ट्रुप्स किधर लगाने हैं और कौन सी हथियार लगाने हैं, कौन सी पलटन फॉर्मेशन हिस्सा लेंगे। इस हालात में हरमंदिर साहब है, धार्मिक स्थान है, इसके लिए ट्रुप्स की जरूरत नहीं थी। ट्रुप्स अगर होते तो हमारी काफी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर से ही, कटारी बॉर्डर से उस सारी लाइन में काफी हमारे पास ट्रुप्स है। ये थोड़ा डेप्थ एरिया हो जाता है तो यहाँ पे हमने बड़े, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमारा एयर डिफेंस है, उसके अपने मैं बोलूंगा कि एयरफोर्स भी उसकी हिस्सा है, वही है मेन एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड हमारा एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो उसमें क्या है कि एक कैप चलती है पेट्रोल हवा में, उसके बाद हमारे पास अवैक्स है, ये सारा पिकअप करते हैं। फिर एयरफोर्स के पास जो अपने हथियार हैं, जैसे पचौरा मिसाइल है, वो है। तो ये सारे वहां पे अमृतसर में है। जब अमृतसर में है तो एयर डिफेंस जो होता है वो एरिया कवरेज किया जाता है, एरिया कवरेज। और जैसे मैंने बताया था कि जब हमारे एयर डिफेंस के यूनिट्स आते हैं, उनके अंदर जो हथियार हैं, जैसे इस केस में L70 है, वल्नरेबल एरिया वल्नरेबल पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके पास खास होता है ये प्रोटेक्शन के लिए जो उसकी एम्यूनिशन है के और कवरेज एरिया है, ऐसे ही वल्नरेबल पॉइंट्स को कवर करता है। और अर्बन एरियाज के लिए ये बहुत ही सही इस्तेमाल वेपन है। तो उस प्रकार से पूरी एप्रिसिएशन किए हुए हरमंदिर साहब के ऊपर प्रोटेक्शन की हुई। और भी जो ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं, हमारे कुछ डम्प्स होंगे, हमारे कुछ क्रिटिकल सेट्स हैं, वहां पे भी ऐसे ही एयर सेट्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो इस प्रकार से अमृतसर एक बहुत ही हमारा स्ट्रेटेजिक सेंटर है, टाउन है। और आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 1965 की लड़ाई में हमारी फौज तो लाहौर ही करीबन पहुंच गई थी। अगर सरकार हमें नहीं रोकती तो इच्छोगिल कनाल पे पहुंचे हुए थे। बड़े बहुत फेमस बैटल लड़े गए थे, बैटल ऑफ डगरोई एंड बैटल ऑफ बरकी, ये थे। और फौज ने बहुत ही माहिर काम किया था। तो अमृतसर को प्रोटेक्ट करना हमारे को बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान ऐसे एरिया के ऊपर अपना एडवांस अटैक करने की कोशिश करेगा। पर अभी पाकिस्तान इतना कमजोर है कि अपने वो जो अटैक ऐसे करना है वो सोच ही नहीं सकता था। तो उन्होंने अभी देखो, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है चीप कॉस्ट के ऊपर, भारत के ऊपर इकोनॉमिक टारगेटिंग करें। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? टेररिज्म किया, एक चीप कॉस्ट है। दूसरा, अभी इस हालात में क्या था, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, वो चीप वेपन सिस्टम है, खर्चा उसका कम है। वैसे भी उसके पास तो है नहीं, कुछ टर्की से आया है, कुछ चाइना से आया है, तो उसके पास जो है खुद नहीं है। तो एक चीप कॉस्ट के ऊपर उन्होंने लड़ाई, ये जो हमारे ऊपर जो रिटेलिएशन की थी, उनके पास और कोई किस्सा और उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं समझता हूँ। इसीलिए जो आपने मुझे बताया कि कैसे हमने इसका अमृतसर हरमंदिर साहब का किया है, हमेशा हर लड़ाई में ही ये करते आए हम। ये भारत को पता है, हमारे फौज को पता है कि हमारे कौन से क्रिटिकल सेंटर्स हैं। और देखो, जो हम वर्दी डालते हैं वो हमारा धर्म है, इंडियन आर्म फोर्सेस का। हमारा धर्म सबसे पहले हमारी वर्दी है, उसके बाद हमारा जन्म का धर्म बनता है। तो उस प्रकार से हमारी प्लानिंग होती है। तो ये मैं आपको इसका नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान की कोशिश शायद इसके जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक प्रेशर में लाने की थी कि अगर हरमंदिर साहब पर वो एक भी ड्रोन गिराने में कामयाब होता, उससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रेशर में आती। लेकिन सुरेंद्र सिंह लाली, क्या आप फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं,
क्या पाकिस्तान को ऐसी चीजों के लिए, ऐसे टारगेट्स को चुनने के लिए जिससे रिलीजियस पाकिस्तान किसी तरीके से आग लगा सके, क्या हम फॉरेन लेवल पर या अपनी मिनिस्ट्री के जरिए उसको कटघरे में नहीं खींच सकते? वैसे तो पाकिस्तान हर मामले में अपने को अलग कर लेता है। राजीव जी, सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सब गंदा है पर धंधा है। ये जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो सिर्फ अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं। वो अमेरिका जो कि इतना समझदार बनता है, उनका बिन लादेन मेरे ख्याल 10 साल बाद उन्हें वहां जाके मिला। Exactly. और बिना बताए पाकिस्तान को वो अफगानिस्तान से 45 मिनट अंदर आके उसे उठा के ले गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो देखिए, अब ये दुनिया जो ये सारी मफाद की है, अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता। तो हमें अब दुनिया के पास नहीं जाना है। अब हम एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत है। अब हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं और अब जो अगला खेला होना है वो सारा इंडो पैसिफिक में होना है, क्योंकि अब वेस्टर्न इकोनॉमीज तो अब समझ लो वो सब बूढ़ी हो चुकी हैं। अमेरिका सबसे बड़ी पावर है, वो चाइना को रोकना चाहता है। तो सारी इकोनॉमीज यहाँ है साउथ एशिया में, और उसमें अब उन्हें हमारी जरूरत है। और ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे पास नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर है और जयशंकर साहब जैसा एक फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर है, जो कि अच्छे से जानता है कि ये नीचे क्या चल रहा है। पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम क्या है, जो आपने फॉरेन अफेयर्स का भी बोला कि प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एक सुसाइडल आदमी की तरह जिसने न्यूक्लियर बम लपेट रखा। वो कहता है अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, कश्मीर में की बात में नहीं, इसको अगर आप सुनोगे तो मैं अपने आप को उड़ालूंगा। तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंसर है दुनिया में। एक बात को समझिए, मतलब 25 करोड़ आदमी है, न्यूक्लियर स्टेट है, कौड़ी कौड़ी पे वो मुल्क मोहताज है। कल को अगर वो मुल्क डिसमिनेट हो जाता है तो इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, वो संभालेगा कौन? और शायद हमारे लिए भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इतने पोरस बॉर्डर हैं। वहां बांग्लादेश दोबारा से वही राग अलाप रहा है, जो अपना इस्लामी चूरन खा के जहादियों का। तो इस समय दुनिया भी हाथ धोना चाहती है, पर हमने बहुत संयम से काम लिया है। हमने वही अटैक किया जहां पे हमें लगा कि इनके दहशतगर्द हैं। हमने पानी को इतना बड़ा टूल बनाया है। अभी तो राजीव जी कहानी शुरू हुई है, अभी फिल्म में बहुत कुछ होना है। एग्जैक्टली देखते चलिए, क्योंकि पाकिस्तान को हम हटा भी नहीं सकते नक्शे से, और ये वो हड्डी है जो निगल भी नहीं। सुरेंद्र सिंह लाली जी, आपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट सामने रख दिया कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, समय आने पर वो भी देखेगी। और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना भी कुछ इसी तरीके से तैयार हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र सिंह लाली और मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह, आपने समय निकाला। सर, आपके अनुभवों को हमारे दर्शक सुनकर वाकई समझ पाए होंगे कि हालात कितने क्रिटिकल हो जाते हैं।